हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। स्टॉक बॉक्स यहाँ पे डिस्कस करेगा बिजनेस न्यूज़पेपर से कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है इस टाइम, तो हम लोग कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं न्यूज़पेपर्स में से, उन्हें एनालाइज करते हैं कि हमें किस परसेप्शन से, किस पर्सपेक्टिव से उन्हें देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। नॉट जस्ट चाइना, ऑल PLI लेड वीजाज बीइंग फास्ट ट्रैक गोयल 100-day एजेंडा अ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नॉट जस्ट चाइना, सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि वीजाज आर बीइंग फास्ट ट्रैक फॉर एवरीबडी। सारे PLI लेड। PLI देखिए, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। तो PLI बेसिकली किस लिए है? सब्सिडीज देता है। आप कह सकते हैं कि कंपनीज को प्रमोट करता है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे, इंडिया से बाहर गुड्स चाहे आप एक्सपोर्ट करें चाहे इंडिया में ही सेल करें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को आप यूज़ करें। तो यहाँ पे जो लोग PLI के थ्रू काम करना चाहते हैं, इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, उनके लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा कर रहा है। तो सब लोग कह रहे थे कि ये शायद चाइना के लिए होगा, लेकिन नहीं, ये चाइना के लिए नहीं होगा सिर्फ, बल्कि ये सबके लिए ही होने वाला है। तो नॉट जस्ट चाइना, इनका ये कहना है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, हम सबको यहाँ वेलकम करेंगे, जो भी फॉरेनर्स हैं। पीयूष गोयल जी का ये रिस्पांस आया यहाँ पे। एंड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एक्चुअली, अभी इशू चल रहा था कि वीज़ा प्रोसेसिंग में डिलेज हो रहे थे चाइनीज़ वेंडर्स के। देखिए, इंडिया अभी भी चाइना उस पर अच्छा खासा डिपेंडेंट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारे चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स देखें, चाहे फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स देखें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हर सेक्टर में चीज़ें हैं जहाँ हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, तो इसे सॉर्ट आउट करने के क्लैरिटी में इन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ चाइना के लिए नहीं, सबको ये जो इश्यूज़ होंगे अब आगे हम चाहते हैं कि ना हो। दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू मीट 2070 नेट जीरो गोल। क्या है ये नेट जीरो? देखिए, जो लोग बिल्कुल अभी फॉलो नहीं करते, मैं बता दूं कि नेट जीरो, यहाँ पे कार्बन एमिशंस की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन एमिशंस पे कई सारे आप देख, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड काफ़ी फेमस रहा था ट्रम्प जी के टाइम पे, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ पे अवॉइड किया था, स्किप कर दिया था और पार्टिसिपेट नहीं किया था। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो पूरी दुनिया कि सारी बड़ी कंट्रीज़ ये मिल के इसमें बात बना रही है कि किस तरीके से हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन एमिट कर पाएँ। इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हर कंट्री एमिट कर रही है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि इंडिया और बहुत सारी चाइनीज़ और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबको गोल्स रखे गए हैं सबके लिए कि आप इतने % रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक कार्स लेके आओगे, इनको सब्सिडी दोगे, तो बेसिकली आप पॉल्यूशन को कम करने वाले स्टेप्स लोगे अगले 2070 के टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। और 70 का टारगेट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड नेट ज़ीरो प्रोड्यूस करें। इसका मतलब क्या होगा कि पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करें, और जितना करें भी पोल्यूशन क्रिएट, उसको ऑफसेट करने के लिए आप कुछ और स्टेप्स लें, जैसे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स। मान लीजिए आज अगर मैं हर आदमी, लेट्स से एक फॉर एग्जांपल 100 अगर मेट्रिक पे देखें कि हाँ ठीक है, एक आदमी 1-2000 के स्केल पे 100 एमिट कर रहा है, तो एक US में जो एक आदमी है वो उससे 10 गुना ज़्यादा एमिट कर रहा है। इंडिया और US में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो इसको लेके बहुत डिफरेंसेस रहती है। लोग यही कहते हैं कि ओवरऑल चाइना और इंडिया ठीक है, अच्छा खासा पोल्यूशन क्रिएट कर दे रहे हैं, बट पर कैपिटा अगर आप देखो तो US में इतने कम लोग हैं और इतना ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन है ओवरऑल दुनिया में वेस्ट क्रिएट करने में, एक्सेसिव वेस्टेज यूसेज। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस पे काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं। तो ओवरऑल अब एक पंचमित्र क्लाइमेट एक्शन टारगेट के लिए इंडिया के लिए रखा गया, जहाँ पे ये भी कहा गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो हेल्प करेंगी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की इस चीज़ में, और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में हेल्प की जाएंगी, क्योंकि इस सेक्टर में चाहिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स। तो इसी को देख के लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में, पावर में, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया और ग्लोबली सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ ज़रूर जाएंगे जहाँ पे नेट ज़ीरो की बात होगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ ने बोला ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो पैसा भी वो यहाँ निवेश करेंगे। वो पैसा किन कंपनीज के पास जाएगा? जो कंपनीज वर्क कर रही है इस पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाले
एरियाज में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स, पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के सेक्टर्स, ओशंस को क्लीन करने के लिए स्टार्टअप्स आप देखिए कितने सारे हैं जिनको फंड दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ है। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। पीपल स्ट्रेस्ड ड्यू टू न्यू टैक्सेस इन बजट, पाक एफएम। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि लोग स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त पाकिस्तान में। क्यों? ड्यू टू न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं जिसकी वजह से। एंड यहाँ पे हर इंसान ने उनके बजट को क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान में, और उनका कमेंट तब आया जब प्रेसिडेंट ने वहाँ के इस टैक्स रेट एंड फाइनेंस बिल 2024 को अप्रूव किया, अकॉर्ड किया, एंड ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। सो यस, टैक्सेस पाकिस्तान को बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट भी है, डेट को रीपे करना है तो कहाँ से करेंगे? उसके लिए आपको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्स से बढ़ने के चांसेस इस वक्त ज़्यादा दिख रहे हैं पाकिस्तान में रादर देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। So, Saudi Aramco awards $25 billion in contracts for gas expansion. Saudi Aramco दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज में से एक है। ये कुछ साल पहले ही लिस्ट हुई है सऊदी एक्सचेंज पे। एंड यहाँ पे देखें, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी यही है। ओवरऑल कंट्री चलाने वाली कंपनी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सारा पैसा जो इससे आता है ओवरऑल वो सऊदी इकोनॉमी में जाता है। तो दे हैव अवॉर्डेड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 25 बिलियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाफरा गैस प्रोजेक्ट। गैस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, कितने? $25 बिलियन। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करेगा 12.4 बिलियन फॉर इंक्रीजिंग गैस आउटपुट। ठीक है, गैस आउटपुट इंक्रीज किया जाएगा, प्लस 8.8 बिलियन फॉर एक्सपांडिंग द सो कॉल्ड मास्टर गैस सिस्टम, जो डिलीवर करता है नेचुरल गैस कस्टमर्स को डायरेक्टली अराउंड द कंट्री। हाईली डेंजरस हरिकेन बेरिल थ्रेटन्स कैरिबियन। हरिकेन बेरिल एक्सप्लोड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इस वक्त कैरिबियन में। तो इसे एक्सट्रीमली डेंजरस स्टॉर्म बताया जा रहा है। 115 माइल्स पर आवर की स्पीड से सुबह 8 बजे लोकल टाइम पे वहाँ विंड्स चल रही थी। सो वी हैव टू प्रे कि ज़्यादा डैमेजेस ना हो। वी हैव टू सी कि हम जिस तरीके से मदद कर पाएँ वो करें कैरिबियन कंट्रीज़ की एज अ बिग कंट्री। चाइना फैक्ट्री एक्टिविटी श्रिंक्स अगेन इन वार्निंग टू इकोनॉमी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाइना में कोविड के बाद से आउटपुट हमें कम नज़र होता है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बहुत सारे देखिए इसके ना रीजंस हैं। सबसे पहले एक तो वहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी चल रही थी पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया में महंगाई दर बहुत बढ़ गई थी। चाइना में प्रॉब्लम क्या है, वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि महंगाई दर बहुत नीचे आ गई, हमें बढ़ाना है। डिफ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन से भी। एक्चुअली इन्फ्लेशन को कंट्रीज कुछ सालों में कॉम्बैट कर पाती है, ठीक है, लेकिन डिफ्लेशन ऐसी चीज़ है जो ऐसा स्पाइरल बन जाता है कि एक बार आप फंस गए उसमें तो दशकों भी लग जाता है कंट्रीज़ को डिफ्लेशन से निकलने में। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना में डिमांड बहुत कम हो गई चीज़ों की, और सप्लाई तो आप जानते हैं वहाँ हर 2 दिन में फैक्ट्रीज खुल जाती हैं और किसी भी चीज़ का वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। इतना फास्ट है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियस कंट्री है चाइना। एंड क्या हुआ कि सप्लाई तो ओवर हमेशा रहती है चाइना में, बट यहाँ पे डिमांड अगर आप देखोगे तो श्रिंक होने के बाद सप्लाई रुका ही नहीं, और चीज़ों के दाम गिरते गए। लोग चाइना में ये कहा गया है कि पैसे खर्च करने से डर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को और अपनी लाइफ को लेके आगे जो उनका आउटलुक है वो पॉजिटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उन्हें लग रहा है कि पैसा सेव करना ज़्यादा सही रहेगा, आगे कुछ डेंजर्स हो सकते हैं, आगे के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो कोविड के बाद भी आप देखेंगे चाइना एक ऐसी कंट्री थी जहां लॉकडाउन्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ गई थी, ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ की। एक आदमी को अगर कोविड आ जाए तो वो पूरे शहर को लॉकडाउन कर दे रहे थे। तो ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं साबित हो रही थी। बहुत सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गए थे कई सारी सिटीज़ में, वहाँ पर लोग इतना परेशान हो गए थे। तो इसके बाद देखा गया कि चाइना अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट वहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर की सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो डूब चुकी हैं, वहाँ पे दिवालिया हो चुकी हैं। वहाँ पे सिटीज़ खाली पड़ी हैं, ना किसी के पास वो प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा है, ना जिसने उस प्रॉपर्टी को बनाया वो बैंक को पैसा लौटा पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया चाइना में। और वहाँ के रियल एस्टेट बबल की बात तो बहुत सालों से हो रही थी कि कभी ना कभी ये बबल ज़रूर बर्स्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट ऐसे रैपिडली आप बिना डिमांड के भी बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग, सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बना रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है एज सच, क्योंकि आप इसे लोन पे बना रहे हैं, लोग भी लोन ले रहे हैं और वो पैसा बिल्डर को दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए, आपने लोन पे वो चीज़ बनाई, सामने वाले ने भी लोन पे वो लिया,
जो कि सब्सिडाइज था दोनों तरफ से, और सामने वाले की इनकम इतनी कम हो गई कि वो अब पे नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर्टी जायंट्स के पास पैसे ही नहीं है क्योंकि लोग पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं कि वो उन्हें पैसा दे पाए अपने बैंक्स को। तो यहाँ बैंक्स को भी बहुत नुकसान हुआ है इस वक्त। और एवरग्रांडे तो बहुत ही फेमस इंसिडेंट रहा है, जो वहाँ के सबसे बड़े प्रॉपर्टी जायंट में से एक था। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इससे हम मेजर करते हैं कि कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इकोनॉमी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप सबको पता होना चाहिए। मैं कहूँगा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही यूज़ होता है। इंडिया में भी आप देखेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा आएगा, सर्विस सेक्टर के लिए आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आएगा। 50 से ऊपर है तो इसे बढ़िया माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली एक्सपैंड कर रही है। लेकिन अगर 50 से नीचे है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक कर रही है। और चाइना में 49.5 है ये। यूएस एम्प्लॉयमेंट सीन मॉडरेटिंग अलॉन्ग विथ वेज ग्रोथ। यूएस के एम्प्लॉयर्स ने अब टेम्पर कर दिया है अपने हायरिंग को, और वेज ग्रोथ भी मॉडरेट हो चुका है। यहाँ पे जो पे रोल्स हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में, ये इंक्रीज करेंगे बाय अबाउट 190,000। फ्राइडे को अहेड ऑफ फ्राइडेज रिपोर्ट, ये वीक इंपॉर्टेंट भी है यूएस के लिए क्योंकि बहुत सारा डेटा आना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स का। इसके अलावा फेडरल रिजर्व एफओएमसी की भी मीटिंग्स देखने को मिलेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट पे वो कुछ डिसीजंस चेंज करते हैं अपने, या कमेंट्री चेंज करते हैं या नहीं करते। कोर्स करेक्शन, एफडीआई फॉल्स शोज नीड फॉर रिफॉर्म एंड ओपननेस। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है एंड हम यहाँ बात करने वाले हैं एक कंसर्न की इंडिया में, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट को भी देखें ना इंडिया का, तो इस वक्त स्टॉक मार्केट लाइफ हाई पर है। लेकिन अगर आप देखें एफआईआई के इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ओवरऑल अगर आप एफआईआई के इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो पिछले एक साल में एफआईआई ने नेट सेल किया है इंडियन मार्केट में, ठीक है। वैसे ही एफडीआई देखेंगे तो पूरी दुनिया में भी, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले, आई होप कि सबको याद हो, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करते हैं कि एफडीआई किस तरीके से पूरी दुनिया में कम हुआ है। पूरी दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम हुए हैं ओवरऑल ग्लोबली, और इंडिया में बहुत बड़ा श्रिंक देखने को मिला था। करीब 43 to 50% के बीच का श्रिंक था यहाँ पे। तो ये अब एडिटोरियल है, यही इसी पे कमेंट्री कर रहा है कि फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी सैंग्विन रही है अबाउट इंडियाज पोजीशन एज डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। येस, वी कैन अज्यूम दैट मेक इन इंडिया को कितना प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा लोकल पे वोकल, एंड कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कह रही है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग करो, बाहर से इन्वेस्टर्स को हम बुला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी दिखाई गई कि इंडिया कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमिकली। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी जो थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, वो काफ़ी चेंज हुए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली कॉन्फिडेंट रही है कि नथिंग नीड्स टू चेंज इन अट्रैक्टिंग एफडीआई। कुछ भी हम ऐसा और करने की ज़रूरत नहीं है एफडीआई को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो नए नंबर्स आए हैं ये कुछ अच्छी पिक्चर नहीं पेंट कर रहे हैं ओवरऑल। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एफडीआई इंडिया में 43%, अच्छा देखिए 43% ड्रॉप हुआ है एक साल में, 2022 से लेके 2023 का अगर आप डेटा देखें। एंड ये फिगर आउटलायर नहीं है, ठीक है, ये डेटा दिखा रहा है फ्रॉम इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज। ये भी सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया में 2007 से अगर कंपेयर करें तो अभी हम लोएस्ट लेवल पे हैं। 2007 से पिछले 15 सालों के एफडीआई में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। क्यों? तो बहुत सारे लोग ग्लोबल फैक्टर्स की बात करेंगे। ग्लोबल फैक्टर्स ऐसे हैं कि अनसर्टेनिटी है, वॉर की सिचुएशंस हैं, तो थोड़ा वो कंजर्वेटिव है। एंड एडवांस मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है। लोग जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो एआई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में बेटर है। इंडिया में तो एक कंपनी भी नहीं है जो प्रॉपर्टी एआई की कंपनी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बेटर है, वहाँ पे सब्सिडीज़ अच्छी है। तो इनका कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन डेटा ऐसे नैरेटिव्स को नहीं सपोर्ट कर रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने ये कहा है कि जो डेटा है वो कुछ और ही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे इंडिया को लेके स्पेसिफिक जो नंबर्स आए हैं वो यही है, क्योंकि UNCTAD इटसेल्फ पॉइंट करता है कि जो फ्लो है टू अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया वो स्टेबल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबली एफडीआई ड्रॉप हुआ, लेकिन साउथ एशिया में जो नंबर है इनका कहना है कि स्टेबल है। एफडीआई फ्लोज चाइना में कम हुए हैं, लेकिन चाइना में ओवरऑल एक्टिविटी भी, ग्रोथ भी तो देखिए ना, जीडीपी ग्रोथ कम हो चुकी है, आउटपुट कम हो रहा है। तो
ओवरऑल ईस्ट एशिया में 9% का डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में स्टेबल एफडीआई रहा है। ग्लोबल एफडीआई स्लो 2% से गिरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्क ऑफ क्लाइमेट नहीं है। रिस्क ऑफ क्लाइमेट एक वर्ड है जिसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आपके पास 4-5 इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, रिस्क के हिसाब से। एक सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्की, फिर सबसे कम, फिर लास्ट में आपके पास शायद एफडी हो या लैंड हो। अब मैं कह रहा हूँ मंदी आ सकती है, कुछ हो सकता है खराब, या कोविड आ सकता है। आप सबसे पहले कौन सा एसेट बेचेगा? जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। मानते हैं आप? सब रिस्क को कम करिएगा। जब भी जहां आपको डर लगे रिस्क को कम कर लेना है। रिस्क को कम करने के लिए क्या है? रिस्की एसेट्स को बेच देना है। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना इन बड़ी बड़ी फंड्स की, इसको ये रिस्की इन्वेस्टमेंट से मानते हैं। यूएस में जो इनका पैसा लगा है इसको ये बहुत कम रिस्की मानेंगे एज कम्पेयर टू जो इंडिया में पैसा लगा है। तो रिस्क ऑफ करने का मतलब ये है कि रिस्क को हटाओ, जो रिस्की चीजें हैं उन्हें हटाओ। स्टॉक मार्केट से पैसा निकालो, सोने में लगा दो, गोल्ड बढ़ने लगता है जो कई बार ऐसी चीज़ों की मार्केट नीचे आ रही हो। तो यही रीज़न है इसका। तो जो हमारे नेबर्स है उनको स्टेबल फ्लो मिला है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक शॉक है एफडीआई को। तो इनका कहना है कि सरकार को इस चीज़ को अब सीरियसली लेना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मंथन करना चाहिए कि क्या चेंजेस करने की हमें यहाँ ज़रूरत है, एंड यहाँ पे क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं या फिर कुछ रिफॉर्म्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से एफडीआईज इंडिया में आने से इतना हेजिटेट कर रहे हैं और एक्चुअली नंबर्स इतने ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे। तो पॉलिसी विल हैव टू चेंज, इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म टू द टैक्स लॉज, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, इसे फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड ट्रेड पॉलिसीज़ को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ। तो ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, राइट। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे एग्रीमेंट्स की बात चल रही थी, एंड दे आर ऑल ओवर ड्यू, अभी दोनों प्रोसेस में है। 10 ट्रिलियन एंड राइजिंग, इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री सेकंड ओनली टू फूड एंड ग्रोसरी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेडिंग इंडस्ट्री की। सो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। लोग शायद इसे अंडर एस्टिमेट करते होंगे, लेकिन शादी अपने आप में ओवरऑल आप देखिए 130 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, 10 ट्रिलियन रुपी, और ये सेकंड है ओनली टू फूड एंड ग्रोसरी। सिर्फ फूड एंड ग्रोसरी के बाद नंबर 2 पे यही आती है। तो एवरेज इंडियन मैरिज सेरेमनी पे दुगना खर्च करता है एज कम्पेयर टू एजुकेशन। ये पैथेटिक नंबर्स हैं, अगर मैं बोलूँ ये बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन एक आम आदमी शादी पे 2 गुना खर्च करता है जितना वो अपने एजुकेशन पे खर्च करता है। और इंडिया में 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती है एनुअली, एज कम्पेयर टू चाइना जहाँ 70 से 80 लाख शादियां होती है, और यूएस में तो सिर्फ 20 से 25 लाख शादियां होती हैं। तो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री नियरली डबल है साइज ऑफ इंडस्ट्री के इन यूएस, जो 70 बिलियन डॉलर के इंडस्ट्री, ऑल्दो काफ़ी कम लोग शादी कर रहे हैं लेकिन पैसा बहुत स्पेंड कर रहे हैं। और चाइना जो है, चाइना से छोटी है ऑफकोर्स, चाइना है 170 बिलियन डॉलर्स, क्योंकि वहाँ लोग और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा रिच भी हैं इंडिया से। तो ये जेफरीज का कहना है एक रिपोर्ट में। तो वेडिंग्स इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंजम्पशन कैटेगरी है, एंड वेडिंग्स इफ दे वर अ कैटेगरी वुड रैंक एज सेकंड लार्जेस्ट रिटेल कैटेगरी। फूड के पीछे ही होंगे। फूड तो खैर काफ़ी बड़ा है, फूड और ग्रोसरी 681 बिलियन डॉलर्स है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है ऑफकोर्स, बट दिस नंबर इज शॉकिंग। तो वेडिंग्स इंडिया में इलेबोरेट और कैरेक्टराइज होते हैं बाय रेंज ऑफ सेरेमनीज और स्पेंडिंग, और यहाँ पे कंजम्पशन हर चीज़ का होता है। जैसे आप वेडिंग में देखिए ज्वेलरी कंजम्पशन होती है अच्छी खासी, उसके बाद अपैरल्स, राइट, ऑटोज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, हर शादी में आप देखेंगे ऑटोज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, गिफ्ट में यूज़ होते हैं ओवरऑल। एंड डिस्पाइट पॉलिटिकल एफर्ट्स टू कम देम लग्जरी वेटिंग्स, तो भाई एग्जॉटिक लोकेशंस पे होती ही है। आप देखिए इंडियन शादियाँ पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं। आप दुबई में जाइए और इंडियन शादियाँ देखिए वहाँ पे, तो किस तरीके की लग्जरी वेडिंग्स वहाँ होती है। तो 8 मिलियन टू 10 मिलियन वेडिंग्स, मतलब 80 लाख से 1 करोड़ इंडियन वेडिंग्स होती हैं हर साल। एंड इंडिया लार्जेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है ग्लोबली, करीब $130 बिलियन इन साइज अकॉर्डिंग टू CAIT। सो ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एंड इसमें काफ़ी बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। होटल्स, ज्वेलरी, अपैरल्स, केटरर्स से लेके कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर ओवरऑल हर एक सेक्टर को ये इंक्लूड करता है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।